हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूचना आयोग के बारे में। ठीक है, सूचना आयोग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ही हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि सूचना क्या होती है। देखिए, किसी भी विषय के बारे में जो कुछ तथ्य दिए जाते हैं वही होती है क्या उसकी सूचना। अब मान लीजिए कि अगर वर्तमान में कोई घटना घटित हो रही है और उस घटना के बारे में जो आपको बताया जा रहा है वही होगी उस घटना की क्या सूचना। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है क्या सूचना। हमारे भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है 19(1) जो कि हमें अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। क्या देता है? अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। और एक और अनुच्छेद है 21 जो कि जीवन का अधिकार देता है। ठीक है, तो इन दोनों अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, इस सूचना के अधिकार को एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। देखिए कैसे कि अभिव्यक्ति का अधिकार यदि आपको है तो किसी के बारे में आप कुछ अभिव्यक्त तब ही कर सकते हैं जब उसके बारे में आपको सूचना प्राप्त होती है तब। ठीक है, इस प्रकार से जीवन जीने के लिए और अभिव्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सूचना के अधिकार को क्या करा है, महत्वपूर्ण माना है। अब देखिए, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं जिनका नाम है थॉमस जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने क्या करा है, थॉमस जेफरसन ने सूचना को लोकतंत्र की मुद्रा कहा है। क्या कहा है? सूचना को लोकतंत्र की मुद्रा। किसके द्वारा कहा गया है? थॉमस जेफरसन के द्वारा यहां पर कहा गया है सूचना को क्या लोकतंत्र की मुद्रा कहा गया है। अब देखिए, बात आती है कि भारत में यह सूचना आयोग जो है यह कब बना। तो देखिए, हमारे भारत में लोकतंत्र मौजूद है और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, क्या करने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, साथ ही साथ जो प्रशासनिक कार्य हैं और शासन के कार्यों में क्या करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, शासन और प्रशासन के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए वर्ष 2005 में भारत में क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यहां पर लागू किया गया। कौन सा अधिकार अधिनियम? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यहां पर लागू किया गया। और इस सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही भारत में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर सूचना आयोग का गठन कर दिया तो सबसे पहली बात आती है कि क्या यह एक संवैधानिक निकाय है क्या? तो जी नहीं। अब यह एक अधिनियम के तहत बनाया गया है, कोई भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। कैसा है? सांविधिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस सूचना आयोग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक है, अगर इसकी संरचना की हम बात करें तो इसमें एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त और 10 होते हैं यहां पर अन्य सूचना आयुक्त। कितने होते हैं? 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। संरचना की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त। कौन होता है? मुख्य सूचना आयुक्त। और 10 होते हैं कौन? अन्य सूचना आयुक्त। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। तो यहां पर इन सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है?
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक समिति बनाई जाती है, मतलब कोलिजम माध्यम से यहां पर इन सदस्यों की नियुक्ति होगी। और उस समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो इस समिति में 3 लोग शामिल होते हैं। कितने? 3 लोग। अगर 3 लोगों की हम बात करते हैं तो पहले होते हैं यहां पर भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है वह, और तीसरे यहां पर होते हैं एक कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकता है जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री। यह होती है यहां पर सलाहकारी समिति के रूप में, और इस समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इन मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। क्या इनकी योग्यता क्या होती है? तो सबसे पहली बात आती है, अगर इनकी योग्यता की करें तो वह व्यक्ति जिसे सामाजिक जीवन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक जीवन का अच्छा खासा या पर्याप्त अनुभव होना चाहिए उसे। दूसरी बात आती है यहां पर कि वो विधि, विज्ञान, तकनीकी, पत्रकारिता और कहें तो प्रशासन आदि का भी अच्छा अनुभव रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, इन व्यक्तियों की इस प्रकार की योग्यता होती है क्या कि वह समाज का उसे पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ कानून का भी उसे ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का भी उसे ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी का भी उसे ज्ञान होना चाहिए, पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए, और हम कहें तो प्रशासन का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। इस प्रकार से इसकी क्या होती है? यहाँ पर योग्यता होती है। फिर अगर इसके कार्यकाल की बात करें संरचना के अंतर्गत ही हम, तो इसका जो कार्यकाल रहता है वह रहता है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होता है वही होता है इनका कार्यकाल। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इनकी पुनर्नियुक्ति होती है? तो इनकी पुनर्नियुक्ति यहां पर नहीं होती। क्या नहीं होती? इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। फिर बात आती है संरचना के अंतर्गत राष्ट्रपति यदि इन्हें नियुक्त करता है तो इन्हें हटाया कैसे जाएगा? हटाने की प्रक्रिया भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अगर इन्हें हटाने की, तो अगर वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए। दूसरी बात, अपने कार्यों को करने में वह अक्षम हो, या फिर हम कह दें कि उसके ऊपर कोई कदाचार साबित कर दिया जाता है, कदाचार साबित उसके ऊपर कर दिया जाता है, या फिर कार्यकाल के दौरान अन्य कई वह लाभ का पद धारण किए हुए होता है। कार्यकाल के दौरान अन्य कहीं लाभ का पद अगर वह धारण करता है तब भी उसे क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर कदाचार के आधार पर उसे हटाया जाता है तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है, और यह जांच अगर सही पाई जाती है तब सुप्रीम कोर्ट सलाह देती है किसे? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे हटने के लिए आदेश दे सकता है। इस प्रकार से होती है इसकी संरचना, जिसमें कार्यकाल, योग्यता और सदस्य और जो कॉलिज्म होता है वह भी हमने देख लिया है। ठीक है, इस संरचना के बाद आता है कि यह किस प्रकार के कार्य करेगा।
कार्य की यदि हम बात करें तो देखिए इसका जो सबसे पहला कार्य होगा वह क्या होगा, आयोग का पहला कार्य। आयोग का यदि हम पहला कार्य देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्त नहीं हो रही है और उसके संबंध में अगर वह कोई शिकायत करता है तो इन शिकायतों की क्या करना है, जांच करना है। अब किन किन शिकायतों की वह जांच करेगा, तो इसे हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई सूचना मांगी, ठीक है, और उसे सूचना प्रदान नहीं की गई, क्या नहीं किया गया, सूचना उसे प्रदान नहीं की गई, तब अगर शिकायत की जाती है तो वह जांच करेगा। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि अगर किसी व्यक्ति ने सूचना मांगी और उसे जो सूचना मांगी वो सूचना नहीं दी और कोई अपर्याप्त या फिर झूठी सूचना या फिर हम कह दे कि कोई भ्रामक सूचना अगर दे दी, तब भी उसके खिलाफ यह कार्यवाही करेगा। अपर्याप्त, झूठी या फिर हम कहें कोई भ्रामक सूचना अगर दी गई है तो फिर उसके खिलाफ यह जांच करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का कार्य करेगा आयोग। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई सूचना मांगी है और उसकी एवज में यहाँ पर कोई फीस मांगता है और वह फीस अगर उस व्यक्ति को सही नहीं लगती है तो उसके खिलाफ वह शिकायत कर सकता है सूचना आयोग में। तो इस शिकायत की जांच भी कौन करेगा, यह सूचना आयोग करेगा फीस के संबंध में, ठीक है। इस प्रकार से तमाम शिकायतों की क्या करता है, यह जांच करता है। फिर दूसरी बात आती है कि जो पीआईओ रहते हैं, इनके लोक सूचना अधिकारी होते हैं, उन लोक सूचना अधिकारी बहुत से अगर कोई गलत लोक सूचना अधिकारी है और उसके द्वारा अगर सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो फिर यह क्या करता है, उसके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है, ठीक है। लोक सूचना अधिकारी के ऊपर जुर्माना यह लगा सकता है और मैक्सिमम कितना जुर्माना लगा सकता है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 25,000 रुपए, कितने, 25,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगा सकता है। और अगर हम देखें तो यह अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। और बात आती है यहाँ पर कि जो सूचना रहती है, सूचना का जो अधिकार रहता है, उस सूचना के अधिकार के संबंध में लोगों को जागरूक करने का काम करता है यह सूचना आयोग। क्या होता है, आरटीआई, इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने का कार्य कौन करेगा, तो यह सूचना आयोग करेगा, ठीक है। इस सूचना आयोग के कार्य के बाद यदि हम देखें तो अब आती है कि सूचना आयोग को क्या शक्ति प्राप्त होती है। सूचना आयोग की अपनी क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। शक्ति की यदि हम बात करें तो देखिए यह जो सूचना आयोग है इसे जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। कैसी शक्ति प्राप्त होती है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। और उसके अंतर्गत क्या कर सकता है, यह जांच करते वक्त यदि इसे लगता है कि किसी व्यक्ति को बुलाया जाना आवश्यक है तो यह उसे समन जारी कर सकता है। दूसरी बात यहां पर आती है कि अगर शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने हैं तो शपथ पत्र पर साक्ष्य भी यह प्राप्त कर सकता है। अगर किसी न्यायालय या फिर हम कहें कि कोई अन्य कार्यालय वहां से अगर किसी अभिलेख की प्रति मंगवानी है तो उसकी अपेक्षा भी यह कर सकता है। इस प्रकार से होती है क्या, इसकी सिविल न्यायालय की शक्ति से प्राप्त होती है। अगर कोई दस्तावेज पेश करने के लिए कहना है तो वह दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार से होती है क्या, इसकी शक्तियां, ठीक है। तो हमने इसके कार्य को जाना, इसकी शक्तियों को जाना। यह था क्या हमारा केंद्रीय सूचना आयोग। अगर हम राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस रहता है वो हम जान लेते हैं। बाकी तो इसके कार्य और शक्तियां तो यहाँ पर सेम ही रहेगी। यहाँ पर जो राज्य सूचना आयोग रहता है
अगर हम उसकी संरचना की बात करते हैं तो वहां पर भी एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। कितने? एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होता है। देखिए, जो केंद्र का मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसे किसके समान दर्जा प्राप्त होता है? तो उसे जो भारत का निर्वाचन आयोग रहता है और उसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है उसके समक्ष दर्जा प्राप्त होता है। किसे? केंद्र के मुख्य सूचना आयुक्त को। और जो अन्य सूचना आयुक्त रहते हैं उन्हें किसके समान दर्जा प्राप्त होता है? तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान। अब यहां पर अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसे तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त के समान दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर राज्य में एक ही निर्वाचन आयुक्त होता है। फिर यहां पर जो अन्य सूचना आयुक्त रहेंगे, इन अन्य सूचना आयुक्त को किसके समान दर्जा प्राप्त होगा? तो इनको जो दर्जा प्राप्त होगा राज्य का जो सचिव होता है उसके समान दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। इनके वेतन भत्तों की यदि हम बात करें तो इनको वेतन भत्ते वही दिए जाएंगे जो निर्वाचन आयुक्त को दिए जाएंगे, और इन अन्य सूचना आयुक्त का जो वेतन रहेगा वो इस सचिव के समान होता है। और अगर भारत के परिपक्ष में हम बात करते हैं तो उनका जो वेतन रहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वह रहेगा, जो मुख्य सूचना आयुक्त का अगर वेतन रहेगा वह किसके बराबर रहेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर। और अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन किसके बराबर रहेगा? तो वह रहेगा अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान। जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं उनके समान इनका वेतन रहेगा। फिर बात आती है कि जो इनका वेतन रहेगा उस वेतन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन यहां पर नहीं किया जा सकता। ठीक है। एक बार इनका फिक्स हो गया वेतन तो कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। फिर बात आती है कि अगर नियुक्ति की बात, तो वहां पर नियुक्ति कौन कर रहा था? उनकी राष्ट्रपति कर रहे थे। और यहां पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन जो समिति बनाई जाएगी उस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो उस समिति का जो अध्यक्ष रहेगा वो रहेगा कौन? मुख्यमंत्री। और दूसरा सदस्य रहेगा यहां पर विधानसभा में विपक्ष का नेता। कौन रहेगा? विधानसभा में विपक्ष का नेता। और तीसरा सदस्य रहेगा मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई भी मंत्री। ठीक है। मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त मंत्री यहां पर रहेंगे कौन? अन्य सदस्य। तो यह 3 सदस्य मिलकर सलाह देते हैं किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल के द्वारा स्टेट में इनकी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार से होती है यहां पर राज्य सूचना आयोग की संरचना। थोड़ा सा परिवर्तन है बस, बाकी तो सेम है। अगर कार्य की हम बात करें तो कार्य इनका सेम रहेगा। सूचना आयोग चाहे भारत का हो चाहे राज्य का हो, दोनों के कार्य क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और इनकी शक्तियां भी सेम रहेगी। अब आते हैं कुछ फैक्चुअल प्रश्न। अगर फैक्चुअल प्रश्न की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि जो सूचना आयोग है किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। फिर दूसरी बात यहां पर आती है कि वर्तमान में हमारे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भारत के? तो वह है सुधीर भार्गव। कौन है? सुधीर भार्गव। अगर प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें तो प्रथम सूचना आयुक्त है वजाहत हबीबुल्ला। कौन है? वजाहत हबीबुल्ला। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त
यदि हम देखें तो प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पे है दीपक संधू। कौन है? दीपक संधू। कौन बनाई गई है? दीपक संधू। और एक और बनाई गई थी, इनका नाम था सुषमा सिंह। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 को। कार्यकाल तो हमने जान ही लिया है, इनके अध्यक्षों सदस्यों का 5 वर्ष और 65 वर्ष होता है। पुनः नियुक्ति के पात्र ये लोग नहीं होते हैं। ठीक है। और हम देखें अगर, तो देखिए अगर सूचना का जो अधिकार दिया गया है उस सूचना के अधिकार के अंतर्गत कितने दिन में किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है, मतलब कितने दिन के अंतर्गत उसे सूचना प्रदान कर दी जाएगी, तो उसका प्रावधान किया गया कितना? 30 दिन। अगर किसी थर्ड पार्टी की सूचना आपको चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति की सूचना चाहिए, तो फिर उसके लिए 10 दिन बढ़ाया गया है और थर्ड पार्टी की जो सूचना दी जाएगी वह 40 दिन के अंतर्गत दी जाएगी आपको। फिर अगर बात आती है कि अगर ऐसी सूचना आपको चाहिए जो किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, अगर वह सूचना उसे प्रदान नहीं की गई तो मर जाएगा, तो फिर ऐसी सूचनाएं 48 घंटे के अंतर्गत प्रदान की जाती है। ठीक है। इस प्रकार से इसकी कुछ फैक्ट देख लिए, कार्य शक्तियां और संरचना को देख लिया, तो अब हम सूचना आयोग को हमारा खत्म।